गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 5 अगस्त 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। देखिए भैया, कल क्या हुआ कि जो रवि दहिया जी थे लास्ट मिनट में इन्होंने अपना पासा पलट दिया। पहले ये 9-2 से पीछे चल रहे थे, लेकिन आखिरी के 40-45 सेकंड में ना जबरदस्त इन्होंने मूव किया और इन कजाकिस्तान के भाई साहब को, अपोनेंट को जो है चारों खाने चित कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, मतलब एक इंसिडेंट हुआ कि इन्होंने इनकी बाजू पे ना बाइट कर लिया। यहाँ पे देखिए निशान भी आपको देख सकते हो, इनको बाइट किया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हालांकि ये गेम की स्पिरिट के अगेंस्ट है, लेकिन रेसलिंग में चलता है। बहुत बार पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। पास्ट में भी 2012-13 में सुशील कुमार ने भी अपने ओपोनेंट के को जो है कान पे काट लिया था, इनको तो ब्लड वगैरह भी आ गया था। ये मेरे ख्याल से रेसलिंग में चलता है, लेकिन चलना नहीं चाहिए। लेकिन अगली जो न्यूज़ है वो है ज़बरदस्त न्यूज़, जिस पे सबको प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसको इंडिया ने खुद अपनी कंट्री में बनाया है। तो इंडिया दुनिया की कुछ गिनी चुनी कंट्री में शामिल हो गया है जिसके पास अपना खुद का घर का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो भैया, घर का बनाए हुए की तो अलग ही बात होती है ना। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको कराऊंगा, क्योंकि इकोनॉमी जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन में एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन अगर आपको याद हो, चैनल पे मैंने 2 दिन पहले एक अलग से वीडियो डाला था जिसमें हम लोगों ने ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात की थी। दुनिया का सबसे एडवांस्ड, वन ऑफ द एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है HMS एलिजाबेथ, है ना। और करियर स्ट्राइक ग्रुप का मतलब एक ग्रुप होता है जिसके बीच में एक जो है एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। इसके साइड में जो है डिफेंडर और ओफेंडर, सबमरीन्स, है ना, वो सब सारी चीजें होती हैं। तो इसके बीच में देखना एक राजाओं की तरह चलता है एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो 60, 70, 80, कभी कभी 100, 120 तक जो है एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, जो यहाँ से उड़ान भरते हैं और किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और ये न्यूक्लियर पावर से जो है ये चलता है। तो इसके बारे में मैंने आपको जो है पूरा डिटेल में करवाया हुआ था करियर स्ट्राइक ग्रुप के बारे में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें। देखिए, मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की थी उसमें, हालांकि उतना अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं, लेकिन स्टिल चलिए ठीक है, कभी अच्छा रिस्पॉन्स आता है कभी नहीं आता है। तो उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि कैसे ब्रिटेन साउथ चाइना सी के अंदर अपने दबदबे को बनाना चाहता है, और चाइना जो वहां पे क्लेम करता है साउथ चाइना सी के ऊपर, ब्रिटेन उसको दिखाना चाहता है कि देखो भैया, तुम अकेले प्लेयर नहीं हो इस दुनिया में, हम लोग भी हैं, ठीक है। और आप तो अभी नए नए शुरू हुए हो, हम तो बहुत पुराने हैं यहाँ पे। तो अमेरिका के साथ मिलकर ब्रिटेन वहाँ पे इस तरह की ड्रिल करता रहता है। लेकिन ये खबर जो है इंडिया से है, आपको मैं कराऊंगा इसको डिटेल में, डोंट वरी। अभी 5-7 मिनट का वेट कर लीजिए। अगली जो न्यूज आती है वो आती है CGI रेक्यूजेस सेल्फ फ्रॉम द केस आफ्टर आंध्रा से नो टू मेडिएशन। देखिए पूरा मामला क्या है, थोड़ा आपको समझा देता हूँ। हालांकि मैंने आपको एक दिन पहले भी करवाया था कि कुछ केस ऐसे होते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया हुआ मैंने चैनल पे पूरा, कि कुछ केसेस में जज अपने आप को उस केस से अलग क्यों कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल का वो मामला था, आपको पता होगा, इलेक्शन के बाद वहां पे वायलेंस हुआ था काफी ज्यादा, है ना। उस मामले में वेस्ट बंगाल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने अपने आप को उस केस से अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था कि देखो भैया, हम इस केस को नहीं सुन सकते, क्योंकि वो दोनों जज वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते थे। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें कोई जज केस को सुनने से मना कर सकता है। अगर उस जज को लगता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो क्लैश हो रहे हैं, उसको मना किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इस केस में भी जो है उन्होंने रेक्यूज कर लिया। हमारे जो CGI हैं रमन्ना जी, उन्होंने इस केस को सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, क्योंकि मैं खुद आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूं, इसलिए मैं इस केस की सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि यह केस आंध्रा और तेलंगाना को, इसमें 2 पार्टीज हैं। पूरा मामला क्या है वो आपको समझा देता हूँ। 2 दिन पहले क्या हुआ था, वैसे कृष्णा रिवर का डिस्प्यूट है, ये थोड़ा को बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे कृष्णा रिवर है, ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो। कृष्णा रिवर जो है वो महाराष्ट्र में से स्टार्ट होती है, महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद कृष्णा रिवर महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, ठीक है, तेलंगाना और आंध्रा, इन 4 स्टेट में से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। अब पूरा मामला यहाँ पे ये फंसता है कि पानी के बंटवारे को लेके, देखिए सीधी सी बात होती है, कोई कॉमन चीज होती है और पड़ोसी उसको शेयर करते हैं तो झगड़ा तो होगा ही। तो इसी तरह का झगड़ा आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के बीच में भी है। तेलंगाना कहता है कि जो कृष्णा रिवर के ऊपर का जो पानी है वो मुझे प्रॉपरली नहीं मिलता है, जितना मुझे मिलना चाहिए उससे कम मिलता है। कर्नाटक को भी ब्लेम करता है, आंध्रा तेलंगाना को ब्लेम करता है, तो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। देखिए सीधी सी बात है यार, पानी लिमिटेड है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो झगड़ा तो होगा ही, सीधी सी बात है ना।
आप ये समझिए कि नॉर्थ इंडिया में ये झगड़े कम है पानी को लेके। क्यों है? क्योंकि जो हिमालयन रिवर्स है ना, वो ऑल सीजनल रिवर्स होती हैं, लेकिन जो साउथ इंडिया की रिवर्स होती हैं वो सीजनल रिवर्स होती हैं। मॉनसून के दौरान तो इनमें खूब पानी रहता है, लेकिन ड्राई सीजन में इनके अंदर पानी रहता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे झगड़े स्टार्ट होते हैं। तो ये जो पूरा मामला है ये बहुत पुराना है, अंग्रेजों के समय से है, जब हैदराबाद और मैसूर जो है वो टीपू सुल्तान और हैदर अली है ना, उस टाइम का ये मामला है। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स लोग आए उस समय में भी ये मामला कंटिन्यू रहा। फाइनली 1969 में इस पूरे आंध्र कृष्णा रिवर के डिस्प्यूट को दूर करने के लिए कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया अंडर रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। ये सब आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपसे एग्जाम में पूछेगा वो। तो 1969 में इसको बनाया था ट्रिब्यूनल को। इस ट्रिब्यूनल में क्या होता है, इस ट्रिब्यूनल में एक दो जज होते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, तो वो पूरे मामले को स्टडी करते हैं और उसके बाद अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं। तो इसने 1973 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और इस रिपोर्ट में इस ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस पूरे पानी में से जो कृष्णा रिवर का वाटर है उसमें से 560 जो है वो मिलना चाहिए महाराष्ट्र को, 700 टीएमसी मिलना चाहिए कर्नाटक को, 800 टीएमसी मिलना चाहिए आंध्र प्रदेश को। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तेलंगाना कहाँ से आ गया? देखिए भैया 1973 में तो तेलंगाना था नहीं। अब जब ये वर्डिक्ट सामने आया ट्रिब्यूनल का, आंध्र प्रदेश उससे खुश नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश चला गया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो है सेकंड ट्रिब्यूनल बनाया गया 2004 में। इस ट्रिब्यूनल ने अपना वर्डिक्ट सुनाया 2010 में। अब यहां पे भी तेलंगाना नहीं है, क्योंकि तेलंगाना पैदा हुआ कब? 2014 में। तो 2014 के बाद से तेलंगाना भी यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी बन गई है। तो इस ट्रिब्यूनल के जो वर्डिक्ट सुनाया था ट्रिब्यूनल ने, उससे खुश नहीं थे, तो तेलंगाना के चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अभी ताजा मामला है, 2-3 दिन पहले का ही मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सीजे रमन्ना जी ने कहा कि देखो यार, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे तो बहुत समय हो जाएगा, तो ऐसा करो कोर्ट कचहरी के चक्कर मत काटो, आप ना कोर्ट से बाहर ही सेटलमेंट कर लो। लेकिन ये माने नहीं। तो फाइनली जब ये मामला भी कोर्ट में गया तो सीजे रमन्ना ने अपने आप को उससे रिक्यूज कर लिया, उस केस से अपने आप को अलग कर लिया और इनको कहा कि ये केस जो है मैं वो किसी और बेंच में ट्रांसफर करने वाला हूं, क्योंकि आई बिलोंग टू बोथ द स्टेट्स। बिकॉज रमन्ना जी खुद आंध्र प्रदेश से हैं, पहले जब आंध्र प्रदेश एक हुआ करता था, है ना। तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे जाता है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको बारे में बता दिया है कि किसी भी मामले में जज अपने आप को किसी केस से अलग क्यों कर लेते हैं। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अब वो जाके देख लेना। छोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में भी इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं और मेंस में भी जो है आंसर लिखने के काम आएगा आपके। चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से, आती है जीएस पेपर 2 में। यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि ईरान में अभी इलेक्शंस थे, है ना, और ईरान में जो इलेक्शंस थे वहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है इब्राहिम रेजी। तो जैसे जब 2014 में जब मोदी जी जीते थे तो उन्होंने एशियान मेंबर्स को इनवाइट किया था अपनी सेरेमनी में ना, ओथ सेरेमनी में। ऐसे ही रेसी ने भी इनवाइट किया है बहुत सारे कंट्री के लीडर्स को, 70 प्लस जो है 73 कंट्रीज के लीडर्स को इनवाइट किया है अपने इनॉग्रल में। और ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को, खासकर अमेरिका को, कि देखिए मेरे पास भी दूसरी कंट्री का सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में अकेला हूं मैं, मेरे साथ भी लोग खड़े हुए हैं। और ईरान के साथ जो है इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकली, आपको पता ही है ना। पारसी लैंग्वेज हमारे यहाँ पे अभी भी यूज़ की जाती है, कोर्ट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है उसका। एनीवेज, तो हिस्ट्री की बात तो छोड़िए, हिस्ट्री का बात नहीं करेंगे। तो हमारे जो जयशंकर जी हैं तो ये डेफिनेटली अभी ईरान जाएंगे और इनकी जो सेरेमनी है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ईरान इंडिया से क्या चाहता है? ईरान इंडिया से ये चाहता है कि देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना, ईरान उसका अभी, इंडिया जो है उसका प्रेसिडेंट है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के जो है 15 मेंबर होते हैं। इन 15 मेंबर में से 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर जो है वो परमानेंट, 5 मेंबर जो है वो परमानेंट होते हैं। इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया भी एक मेंबर है और इसकी प्रेसिडेंसी जो है अभी वो इंडिया के पास है। तो अगस्त के महीने में इसका प्रेसिडेंट रहेगा, 1 महीने के लिए इंडिया, और दिसंबर 2022 में दोबारा से इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आएगी। तो ईरान ये चाहता है इंडिया से कि आप लोग हमारे मुद्दों को डिस्कस कीजिए, क्योंकि यूएनएससी का प्रेसिडेंट हो तो भैया आप वहां पे कर सकते हो,
है ना, क्योंकि इस टाइम पे क्लास का मॉनिटर तो इंडिया है। तो ईरान इंडिया से यही चाहता है कि आप अफगानिस्तान वाले मुद्दे को और हमारे ईरान वाले जो न्यूक्लियर मुद्दा है उसको यूएनएससी में उठाइए, ताकि दूसरी कंट्रीज इसके ऊपर चर्चा कर सकें और एक अच्छा सोल्यूशन निकाल सकें। तो ईरान को इंडिया से कुछ चाहिए, तो इंडिया को भी ईरान से क्या चाहिए, इंडिया को ईरान से क्या चाहिए, सबको पता है, ऑयल चाहिए इंडिया को ईरान से, है ना, सस्ते में ऑयल चाहिए। और क्योंकि ईरान के ऊपर जो है अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए हैं काफी समय से, वो भी यहाँ पे एक समस्या है। चलिए अगला जो है हम लोग करने वाले हैं, आज का एडिटोरियल है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है सारी दुनिया में आजकल सब लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं कि अगर आपको क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो व्हीकल्स हैं, मतलब जो पेट्रोल पे चलने वाले हैं या जो डीजल पे चलने वाले हैं, आप इनको रिप्लेस कीजिए, किससे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिप्लेस कीजिए। इसीलिए तो इलोन मस्क कितना बड़ा सुपरस्टार हो गया, क्योंकि इलोन मस्क की, चलिए आप खुद बताइए मुझे कि इलोन मस्क की कंपनी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाती है, उस कंपनी का नाम मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। तो पोल्यूशन को दूर करने का आज के समय में एक बहुत ही नायाब और इफेक्टिव तरीका माना जाता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसीलिए आपने देखा होगा कि न्यूज पढ़ी होगी आपने कि दिल्ली में जो डीटीसी की बसेस हैं, अभी दिल्ली की सरकार सभी डीटी बसेस को जो है वो सीएनजी पे कन्वर्ट करना चाहती है, ऑलमोस्ट कर भी चुकी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके ही एक मामला है। देखिए इस समय इंडिया में टाटा मोटर्स की एक कार है नेक्सन जिसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी आती है, पेट्रोल और डीजल में भी आती है, ठीक है। तो अभी जो है इन्होंने एक रिपोर्ट आई है कि 8033 नेक्सॉन में से 650 नेक्सॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, मतलब वो बिजली पे चलने वाले हैं। अब ये देखिए आप, जो पेट्रोल और डीजल इनके जो व्हीकल्स होते हैं वो पड़ते हैं सस्ते, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स होते हैं ना वो होते हैं महंगे, एक्सपेंसिव होते हैं। तो अब तो लोग एक्सपेंसिव व्हीकल क्यों खरीदेंगे भाई, सोचने की बात है, लोग तो सस्ता खरीदेंगे ना। डीजल वाला तो महंगा आता है, पेट्रोल वाला और भी सस्ता आता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो काफी ज्यादा महंगा आता है, तो लोग ये क्यों खरीदेंगे। इसको खरीदने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी। अगर आपको टाटा नेक्सॉन का इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आपको परचेज करना है तो आपको 2 लाख या 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सपोज करो, मान लो अगर नेक्सॉन का पेट्रोल वेरिएंट अगर 10 लाख रुपए का है, तो नेक्सॉन का इलेक्ट्रिकल व्हीकल वेरिएंट जो है वो आपको 12 या 13 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो आप सोच रहे हो कि सर पागल थोड़ी हैं लोग, क्यों करेंगे 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा। उसका भी एक रीजन है। अगर आप 40 किलोमीटर रोज कार चलाते हो तो 2 साल में ये कीमत आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो महंगा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो खर्चा आता है, मेंटेनेंस का खर्चा, उसको चलाने का खर्चा, वो 1/6 है। तो मतलब अगर आपको 100 रुपया खर्च हो रहा है पेट्रोल, तो बिजली आपकी सिर्फ जो है वो 15 से 20 रुपए खर्च होगी, इतना सस्ता पड़ता है। तो खरीदना महंगा है लेकिन चलाना सस्ता है। 2 साल में ये व्हीकल जो है आपकी कीमत पूरी कर देता है। लेकिन मामला यहाँ पे ये फंसता है कि एक्चुअली जो कॉस्ट है ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, वो 12-13 लाख नहीं है, वो 15-16 लाख रुपए है। लेकिन फिर भी कंपनी 2-3 लाख रुपए क्यों लेती है, क्योंकि इसके ऊपर 2-3 लाख रुपए सब्सिडी दी जाती है। तो सरकार इन कंपनीज को सब्सिडी देती है ताकि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कीमत को कम कर दें। अभी इस तरह की सब्सिडी सिर्फ कुछ गिने चुने स्टेट में दी जा रही है, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मेघालय में। हो सकता है फ्यूचर में यही सब्सिडी बाकी सारे स्टेट्स में भी दी जाए सरकार के द्वारा। इसकी वजह से, सब्सिडी की वजह से सरकार के ऊपर 2770 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। लेकिन एक चीज आप और देखिए, इंडिया में जो लोग 10 लाख प्लस गाड़ी खरीदने वाले हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम। अगर इंडिया में 25 लाख अगर व्हीकल्स बेचे जा रहे हैं 4 व्हीलर, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 गाड़ियां ही 10 लाख प्लस होती हैं। तो इन 10 गिने चुने, मतलब हार्डली 1% पॉपुलेशन को सरकार सब्सिडी दे रही है, बाकी लोगों का क्या। तो ये जो सब्सिडी दे रही है ना, इससे कुछ अमीर लोगों को ही बेनिफिट होने वाला है। तो ये इस आर्टिकल में यही आर्गुमेंट दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को सब्सिडी देना ये एक अच्छा प्रपोजल नहीं है। इसके लिए हम जो दूसरे मेथड भी कर सकते हैं। कैसे मेथड, जैसे इथेनॉल और मीथेनॉल, ये हम लोग अपने पेट्रोल और डीजल में ऐड कर सकते हैं, रादर देन गोइंग फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स which is going to target only a limited number of people, we can opt for ethanol और methanol। इथेनॉल और मिथेनॉल को बनाना बहुत इजी है, जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट होता है ना उससे हम लोग बना सकते हैं।
आप इथेनॉल और मिथेनॉल का यूज कीजिए ना, क्या दिक्कत है। पेट्रोल मान लो आप 1 लीटर पेट्रोल, अगर मान लो आप 10 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हो तो इसके अंदर 2 लीटर जो है मिथेनॉल मिक्स कर दो, तो कीमत अपने आप ही कम हो जाएगी। तो इस जो है प्रेम शंकर झा ने यही आर्गुमेंट दिया है कि जो सब्सिडी देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे, खासकर जो महंगे वाले व्हीकल हैं, ये फिजिबल नहीं है। इसके ऊपर सरकार को जो है वजन पड़ेगा, सरकार को जो है इसके ऊपर लोड पड़ेगा, क्योंकि 2770 करोड़ भैया थोड़ा बहुत नहीं होता है, बहुत ज्यादा कीमत होती है। इसकी बजाय सरकार जो है इथेनॉल और मिथेनॉल को यूज कर सकती है। अमेरिका में जो है इस तरह के लिए जा रहे हैं, स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अमेरिका में जो है इन्होंने बताया है कि टेक्सास में और नेवाडा में इस तरह के प्लान लगाए जा रहे हैं अमेरिका की सरकार के द्वारा इथेनॉल और मिथेनॉल बनाने के लिए, ताकि वो फ्यूल में उसको यूज कर सकें। देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी कोई पोल्यूशन फ्री नहीं होते हैं। कई लोग ऐसा समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पोल्यूशन फ्री होते हैं। देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो बैटरी होती है ना, ये होती है लिथियम आयरन बैटरी। ठीक है, इस बैटरी को प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है भैया। हमें तो सिर्फ बैटरी नजर आती है, लेकिन जो लिथियम आयरन की जो माइनिंग की जाती है, उस माइनिंग में काफी ज्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट होता है और उसमें काफी ज्यादा जो है एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो उस एंगल से भी चीजों को देखा जाना चाहिए। अगली जो न्यूज है, मैंने आपको फ्रंट पेज पे भी बताया था कि हम लोग इसको करने वाले हैं, मेड इन इंडिया, है ना, मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर मैटर्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये होता है इस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर जो आपके सामने है, यहाँ पे खड़े होते हैं आपके फाइटर जेट्स, ऐसे लाइन में खड़े होते हैं और यहाँ से वो जाते हैं, ये उनका रनवे है, और फिर यहाँ से वो आराम से उड़ान भर देते हैं। इतना जबरदस्त सिस्टम है, इतना जबरदस्त। और इसके अंदर जो पावर होती है वो आती है कहां से, छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट होता है इसके अंदर, छोटा सा न्यूक्लियर प्लांट, इसे कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर। कैरियर का मतलब जो चीज जो ढोता है, जैसे साइकिल के पीछे कैरियर होता है ना, सामान रखने के काम आता है, तो ये भी एक कैरियर है। किसको किसके काम है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये एयरक्राफ्ट को रखने के काम आता है। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं ऐसे पार्किंग में, कई सारे 30 40 50 60। ठीक है, अमेरिका वाले में तो 100 भी खड़े होते हैं, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इसको कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर। अपने आप में बहुत ही चलता फिरता फोर्स होता है। अब सपोज करिए आप इंडियन ओशन में अगर एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है, तो क्या किसी की हिम्मत है वो इंडियन ओशन में इंडिया से टकराएगा? क्योंकि इनको पता है कि इनके फाइटर जेट, इसके ऊपर हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, इसके साइड में जो है एक न्यूक्लियर सबमरीन भी होती है, कई सारा ताम, अकेला नहीं चलता ये, क्योंकि अकेला तो खतरा है ना इसको। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके आसपास और जो है दूसरे शिप्स भी चलते हैं, डिफेंडर, ओफेंडर, हेलीकॉप्टर कैरियर, सबमरीन्स वगैरह खूब चलती हैं। उसको कहा जाता है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, परसों बनाया था, है ना, ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बारे में। तो अब इसके बारे में खास बात क्या है, इसके बारे में खास बात यह है कि इंडिया ने खुद बनाया है, इट इज मेड इन इंडिया, यही इसके बारे में खास बात है। दुनिया में गिनी चुनी कंट्रीज के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उसके अलावा कुछ गिनी चुनी कंट्री के पास ही खुद एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया जो है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और चाइना एंड इंडिया, तो कुछ गिनी, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की टेक्नोलॉजी होती है ना, ये दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में से होती है। भैया एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 6 7 8 10 साल लग जाते हैं, और क्योंकि इतना बड़ा होता है, देखो 262 मीटर का है लगभग ये, है ना, 40,000 टन इसका वेट है। इसकी जो विड्थ है वो 62 मीटर है। इसके जो है वो 14 डेक हैं, मतलब 14 मंजिल है। तो देखिए सपोज करिए आप, इतना बड़ा चलता भी एक गांव है, गांव से भी बड़ा अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। तो इंडिया का जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी ये पहला बनाया है इंडिया ने, और इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा है, INS विक्रांत। क्या नाम रखा है, INS विक्रांत। याद रहेगा सबको ये, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर ये दिखाता है कि किसी कंट्री की नेवी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे कहा जाता है ब्लू वाटर नेवी, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी होती है। ठीक है, और ये ग्रुप में चलता है, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसको बोलते हैं। इसके आसपास डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, मिसाइल क्रूजर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, सबमरीन होती हैं, वो मैंने आपको करवा दिया है। कहां पे इसको बनाया गया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसको बनाया गया है। ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अभी दुनिया में सिर्फ 5 और 6 कंट्री ऐसी हैं जो खुद एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकती हैं। तो इंडिया ने इस इलीट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है।
ठीक है। इससे पहले हमारे पास एक और एयरक्राफ्ट कैरियर है जो हम लोगों ने रशिया से खरीदा था, जिसे कहा जाता है INS विक्रमादित्य, है ना, ये तो सबको पता होगा। 2013 में इसको इंडियन नेवी को सौंपा गया था, मतलब इसको कमीशन किया गया था। पहले इसका नाम एडमिरल गार्स्को हुआ करता था, लेकिन बाद में हम लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया। इंडिया में पहले, इस विक्रमादित्य से पहले भी इंडिया में दो एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जिसका नाम था INS विक्रांत और INS विराट। बाद में इसको डीकमीशन कर दिया गया 1961 में, और मतलब 1987 में इसको रखा था। बाद में हम लोगों ने इसको डीकमीशन कर दिया। देखिए, कोई बूढ़े हो जाते हैं ना यार, पुराने हो जाते हैं, तो कितने दिन आप चलाओगे। तो ये जो INS विक्रांत है ना, नया वाला जो हमने बनाया है, इसका नाम भी हम लोगों ने INS विक्रांत ही रखा है। पुराने वाले के नाम पे नए वाले का नाम रख दिया, तो वो उसको ट्रिब्यूट दे दिया, समझो एक तरह से हम लोगों ने, है ना, तो वो इसका नाम रखा है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि वाई विल द शिप बी नेम विक्रांत, क्योंकि पहले वाला जो विक्रांत था उसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने नए का भी विक्रांत रखा है। विक्रांत के ऊपर जो पहले वाला जो विक्रांत था, उसके ऊपर जो हम लोगों ने हमारे जो हथियार वगैरह थे, जो हेलीकॉप्टर वगैरह थे, जो जेट्स थे, वो देख सकते हैं, सी हॉक फाइटर जेट और अजाइल सर्विलियंस एयरक्राफ्ट जो है उसके ऊपर था। विक्रांत जो था पुराने वाला, उसने 1971 में जो इंडिया ने विक्ट्री ली थी पाकिस्तान के ऊपर, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है। जहां तक अगर आप वेपन की बात करो, अभी ऑफिशियली सरकार ने ये नहीं बताया है कि नए वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हम लोग कौन कौन से वेपन्स रखने वाले हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि रशिया मेड MiG-29 के और कामोव 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर जो है इसके ऊपर हम लोग तैनात करने वाले हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई आया नहीं है। ठीक है, तो देखो इंडिया ने खुद का बना दिया है। चाइना के पास अभी दो हैं खुद के, हालांकि काफी लो क्वालिटी के हैं, लेकिन अभी दो हैं। चाइना अभी दो और बना रहा है, और चाइना 2030 तक दो और बनाएगा। तो चाइना के पास तो 5-6 होने वाले हैं 2030 तक। पता नहीं उनकी क्वालिटी कैसी होगी भैया, चाइना मेड सामान है, कब तक चलेगा। लेकिन चाइना बना तो रहा है ना, कम से कम चाइना फ्यूचर के लिए अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अमेरिका के पास इस समय जो है वो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो सर्विस में है, और अमेरिका दो और बना रहा है। ब्रिटेन के पास भी अभी दो हैं, और ब्रिटेन एक और बना रहा है। फ्रांस के पास तो एक ही है, वो कुछ भी नया नहीं बना रहा है। तो इंडिया जो है वो गिनी चुनी कंट्रीज में से ही अभी आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि क्या इंडिया को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए। देखिए, नेवी तो काफी टाइम से डिमांड कर रही है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमारे पास होना चाहिए अगर हमें अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना है तो। लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस तरह का कोई भी प्रपोजल आया नहीं है, क्योंकि एक तो ये महंगा बहुत होता है यार, है ना, हजारों करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि समय बहुत लगता है। आपको कम से कम 10 साल का समय लगने वाला है अगर आप नया एयरक्राफ्ट अभी बनाना शुरू करोगे तो। ठीक है, और अभी सरकार को ऐसा लगता है कि उसके पास जरूरत भी नहीं है। लेकिन नेवी का ये कहना है, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के आसपास रहेंगे तो इंडियन ओशन में हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो यहाँ पे है पूरा इशू। और उसके अलावा एक यहाँ पे आर्टिकल और है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर इंटेंस। तो क्लाइमेट चेंज को लेके ये आर्टिकल है आपका, आप इसको पढ़ सकते हो। ये एक इंटरव्यू है, मैं यहाँ पे इसको नहीं करवाऊंगा क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई बार इस टॉपिक को मैं करवा चुका हूँ, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस टॉपिक को भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, अगली जो न्यूज आती है वो आती है भैया, कंट्रीज ईज ट्रेवल कर्व्स, हाउ इट विल हेल्प इंडियन ट्रेवलर्स। देखिए, आपको पता है कि कई यूरोपियन कंट्रीज ने और UAE वगैरह ने इंडिया से आने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया था, बंद कर दिया था, और इंडिया से जो ट्रैवलर लोग वहां पे जाते थे घूमने के लिए, उनकी एंट्री के ऊपर बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से। इंडिया में जो डेल्टा वेरिएंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इन कंट्री को डर लग रहा था कि अगर इंडिया से जो ट्रैवलर आएंगे ऐसा ना हो कि अपने साथ वायरस लेके आए। लेकिन अभी जो है कुछ कंट्रीज ने इंडिया से जो ट्रैवल का जो बैन था उसको दूर कर दिया है, जिनमें से UAE एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। ठीक है, तो UAE ने 5 अगस्त के बाद इंडिया से आने वाले ट्रैवलर को अलाउ कर दिया है, लेकिन ये कंडीशनल है। कंडीशनल है मतलब, एक तो कंडीशनल देखिए बता देता हूं आपको, एक तो आपको दोनों डोज लगी होनी चाहिए, यू शुड बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। ठीक है, और पिछली जो डोज आपने ली है वो कम से कम 14 दिन के अंदर ली होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन इन्होंने रखी हैं, अगर आप इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो तो आप UAE के अंदर ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन टूरिस्ट पर्पज से नहीं। अगर आपके पास रेजिडेंस, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, रेजिडेंस अगर आपके पास वीजा है तो आप ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा स्पेन ने भी कर दिया है, अलाउ कर दिया इंडिया से आने वाले टूरिस्ट लोगों को। ठीक है, आप अगर स्पेन में घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो। और ये वैक्सीन कौन सी होनी चाहिए? वैक्सीन होनी चाहिए कोविशील्ड,
भैया कोवैक्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोवैक्स को अभी तक WHO ने अप्रूव नहीं किया है, कोविशील्ड को अप्रूव किया है। इससे किनको बेनिफिट होने वाला है? इसको बेनिफिट होने वाला है स्पेशली स्टूडेंट्स लोगों को, जो यूके और यूएस में पढ़ते हैं ना, तो वो दुबई से होके जाते हैं। तो अगर दुबई ने अलाउ कर दिया है तो ये स्टूडेंट वहाँ पे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए स्पेन ने भी यहाँ पे अलाउ कर दिया है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। एक और थोड़ी सी न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ चाइना को लेके, ठीक है। चाइना, अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि चाइना के जो प्रीमियर है जिनपिंग, उन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। तब मैंने आपको ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाया था दलाई लामा के बारे में और वो सारी की सारी चीज़ें। तो भैया तिब्बत वाले एरिया में एक नया हाई स्पीड रेलवे लाइन स्टार्ट की है चाइना ने, बिटवीन लहासा एंड निंगची, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल 30-35 किलोमीटर दूर एक जगह है, छोटा सा सिटी है जिसे कहा जाता है नियांगची, ठीक है, नियांगची और लहासा, ठीक है। नियांगची से थोड़ा और आगे अगर आप जाते हो, जैसे मान लो अगर ये तिब्बत है, जैसे अगर मान लो ये जो है इधर भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे आपका पड़ता है निंगची और यहाँ पे आपका पड़ता है लहासा, ठीक है, नाहसा और लिंगची। इनके बीच में जो है एक रेलवे लाइन बिछाई गई है, जिसका थोड़े दिनों पहले एक मुआयना करने के लिए जिनपिंग भाई साहब खुद आए थे, तब मैंने आपको ये टॉपिक करवाया था। इधर आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है तवांग, है ना, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको लेके हमारे बीच में झगड़ा होता है। तो इन लहासा के बीच में और निंगचिंग के बीच में एक हाई स्पीड रेलवे लाइन बिछाई गई है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया और चाइना का कभी वॉर होता है फ्यूचर में, तो चाइना यहाँ पे निंगचिंग में आराम से अपने सैनिक और अपना सामान वगैरह पहुंचा सकता है। इसी तरह का देखिए मिलिट्री ट्रांसपोर्टिंग मिशन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा न्यूज में था, तो आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, लोकेशन वगैरह आपको इसकी देख लेना, ठीक है। सो यही आज के लिए, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन ठीक ठाक लगा होगा। आज मैं इंग्लिश के वर्ड यूज नहीं कर पाया क्योंकि मैं भूल गया उसको यूज करना, बट एनीवेज कल हम लोग दोबारा से इंग्लिश के वोकैबुलरी भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए वोकैबुलरी में क्या ही देखना, देखिए पेगासस स्टॉल्स पार्लियामेंट अगेन। स्टॉल का मतलब क्या होता है? स्टॉल का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना, रोकना, होल्ड करना, इसका मतलब होता है स्टॉल, ठीक है। पेगासस स्टॉल्स पार्लियामेंट अगेन कम्स अप इन सुप्रीम कोर्ट टुडे। तो स्टॉल का मतलब एक वर्ड तो देखिए आपने यहाँ पे सीख ही लिया, ठीक है। दो आप वर्ड और मुझे बता दोगे जो आपने आज के नए वर्ड सीखे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।